नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में विकसित भारत को लेकर अपने विचारों को किया साझा। कहा, साल 2026 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में होगा महत्वपूर्ण। विकसित भारत के निर्माण के लिए पीएम ने युवाओं से किया आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीमारी और संक्रमण के बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवा के सेवन पर जताई चिंता। कहा, दवाओं और एंटीबायोटिक के उपयोग से पहले चिकित्सक की सलाह जरूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आयुष्मान भारत योजना से देश में आया बड़ा बदलाव। अहमदाबाद में IMA के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कोरोना काल में डॉक्टरों के योगदान को सराहा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और हिंसा के बीच आगामी चुनाव से पहले राजनीतिक तनाव चरम पर। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने राजनीतिक पार्टियों से अल्पसंख्यकों के अधिकार और सुरक्षा के मुद्दे को उठाने की मांग की। राजनीति में धर्म के बढ़ते इस्तेमाल पर दी चेतावनी। सामाजिक एकता के लिए बताया बड़ा खतरा। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच चौथा T20 मैच आज। 5 मैचों की सीरीज में भारत की 3-0 से अजय बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश के युवाओं की भूमिका, नवाचार और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी पर विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आज भारत को उम्मीद की नजर से देख रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह देश की युवा शक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर भी बात की। साथ ही पीएम मोदी ने देश के युवाओं की ऊर्जा, जागरूकता और कुछ नया करने के जज्बे की सराहना की। आज दुनिया भारत को बहुत आशा के साथ देख रही है। भारत से उम्मीद की सबसे बड़ी वजह है हमारी युवा शक्ति। विज्ञान के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां, नए नए इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का विस्तार, इनसे दुनिया भर के देश बहुत प्रभावित है। पीएम मोदी ने युवाओं की जिज्ञासा को देश हित में बताया। पीएम ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का जिक्र करते हुए कहा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां युवा अपने विचार सीधे साझा कर सकते हैं। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। मेरे युवा साथी कई बार मुझसे ये पूछते हैं कि नेशन बिल्डिंग में वो अपना योगदान और कैसे बढ़ाएं, वो कैसे अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं। कई साथी पूछते हैं कि मेरे सामने वो अपने आइडियाज का प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं। हमारे युवा साथियों की इस जिज्ञासा का समाधान है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। पिछले साल इसका पहला एडिशन हुआ था। अब कुछ दिन बाद उसका दूसरा एडिशन होने वाला है। अगले महीने की 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। इसी दिन यंग लीडर्स डायलॉग का भी आयोजन होगा और मैं भी इसमें जरूर शामिल होऊंगा। प्रधानमंत्री ने युवाओं की बढ़ती भागीदारी पर खुशी जताते हुए बताया कि इससे जुड़े क्विज और निबंध प्रतियोगिताओं में लाखों युवाओं ने हिस्सा लिया। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि इस कार्यक्रम में हमारे युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। कुछ दिनों पहले ही इससे जुड़ा एक क्विज कंपटीशन हुआ। इसमें 50 लाख से अधिक युवा शामिल हुए। एक निबंध प्रतियोगिता भी हुई जिसमें स्टूडेंट्स ने विभिन्न विषयों पर अपनी बातें रखी। इस प्रतियोगिता में तमिलनाडु पहले और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। पीएम मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को युवाओं के लिए एक बड़ा मंच बताया जहां विचार व्यवहारिक समाधान में बदलते हैं और देश की वास्तविक समस्याओं का हल सामने आता है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 का समापन
इसी महीने हुआ है। स्टूडेंट्स ने ऐसे सॉल्यूशन दिए जो रियल लाइफ चैलेंजेस से जुड़े थे। पिछले 7-8 साल में स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में 13 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स और 6,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स हिस्सा ले चुके हैं। युवाओं ने सैकड़ों प्रॉब्लम्स के सटीक सॉल्यूशंस भी दिए हैं। इस तरह के हैकेथॉन्स का आयोजन समय समय पर होता रहता है। मेरा अपने युवा साथियों से आग्रह है कि वे इन हैकेथॉन्स का हिस्सा जरूर बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए युवाओं को नवाचार, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण में आगे आने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री का संदेश साफ है, भारत का भविष्य उसके युवा शक्ति के विचारों, प्रतिभा और भागीदारी से तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन पर गहरी चिंता व्यक्त की। पीएम ने देशवासियों से आह्वान किया कि अपनी मनमर्जी से दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें और एंटीबायोटिक दवाओं के मामले में इस बात का विशेष ध्यान रखें। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि निमोनिया और यूटीआई जैसी कई बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर साबित हो रही है। हम सभी के लिए यह बहुत ही चिंताजनक है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका एक बड़ा कारण लोगों द्वारा बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन है। एंटीबायोटिक ऐसी दवाएं नहीं हैं जिन्हें यूं ही ले लिया जाए। इनका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। आजकल लोग यह मानने लगे हैं कि बस एक गोली ले लो, हर तकलीफ दूर हो जाएगी। यही वजह है कि बीमारियां और संक्रमण इन एंटीबायोटिक दवाओं पर भारी पड़ रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कृपया अपनी मनमर्जी से दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें। एंटीबायोटिक दवाओं के मामले में तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं तो यही कहूंगा, मेडिसिन्स के लिए गाइडेंस और एंटीबायोटिक्स के लिए डॉक्टर्स की जरूरत है। ये आदत आपकी सेहत को बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर क्या है दिल्ली के लोगों की प्रतिक्रिया, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को देश की राजधानी दिल्ली में भी बहुत उत्साह के साथ सुना गया। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। आदरणीय मोदी जी मन की बात कार्यक्रम रखते हैं तो सबके लिए बड़ा प्रेरणादायक होता है। आज जैसे बताया कि दुबई में बहुत भारतीय रहते हैं, विविधता में एकता हिंदुस्तान के अंदर है, तो ये सारी चीज़ें हमारी दुबई में जैसे चल रही हैं, वर्ल्ड के सभी देशों में हमारे लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं अपने देश की सभ्यता को आगे बढ़ाएं, संस्कृति को आगे बढ़ाएं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया जो खेल के प्रति सबका जो मान सम्मान करते हैं और युवा बच्चों का इससे प्रोत्साहन होता है और आगे बढ़ने की बड़ी अच्छी चीज़ मिलती है। हमेशा नए लोगों को प्रोत्साहित करना है, नए नए क्षेत्रों से ऐसे युवाओं को, कला का क्षेत्र हो और चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, उसमें प्रोत्साहित करना, ये सबसे अच्छी बात है प्रधानमंत्री जी की। और एक विकसित भारत के लिए जो बड़ा हथियार मोदी जी ने पिछले लगातार दिया है वो स्वदेशी के रूप में, और लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर स्वदेशी का प्रयोग किया है। और आज भी उन्होंने बताया कि स्वदेशी को जो प्रयोग करना चाहिए था वो बहुत लोगों ने उसको सराहा है, बहुत प्रयोग किया है। अब लोगों के मन में ये बात आ गई है कि हमने स्वदेशी का प्रयोग करना है। जो हमारी नई पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे युवा हैं, वो अपनी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जैसे मोदी ने बताया कि कन्नड़ भाषा विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है, तो वो भाषा बच्चों को आनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेरणादायक बातें की और दिल्ली वासी उन बातों को सुनकर काफ़ी उत्साहित भी नजर आए।
कैमरामैन विमलेश कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अधिक योगदान किया है। अहमदाबाद में आयोजित एसोसिएशन के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से देश में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में डॉक्टरों ने रोगियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य का सीधा रिलेशन स्वास्थ्य बचाने के लिए खर्चा करने की क्षमता पर था, तो 5 लाख और कई राज्यों ने 10-10 लाख की योजना की है, तो 15 लाख तक का पूरा खर्चा आज 70% भारत में फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया और 5 लाख का 100% भारत में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आयुष्मान भारत ने भारत की स्वास्थ्य में बहुत बड़ा अंतर लाया है। 1,65,000 करोड़ का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके स्तर के यहाँ सभागार में बैठे वो डॉक्टरों को दिखाई नहीं पड़ेगा। मैं PSC और CSC की बात करता हूँ। 1,65,000 करोड़ रुपया CSC, PSC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और पब्लिक हेल्थ सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए हमने कहा। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं अंकल, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो। ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कुछ और खबरें देखते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्य दौरे को लेकर जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि अमित शाह आज रात असम पहुंचेंगे। 29 दिसंबर को सुबह गृह मंत्री सबसे पहले गुवाहाटी के बोरा गांव स्थित नवनिर्मित शहीद स्मारक क्षेत्र में जाकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वे श्रीमंत शंकर देव की जन्मभूमि बटद्रवा जाएंगे, जहां वे कई नवनिर्मित परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये परियोजना उनके लिए भावनात्मक रूप से भी बेहद करीब है, क्योंकि ये असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और गुर्जोन श्रीमंत शंकर देव के आदर्शों के व्यापक प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गया कोई सारे प्रकल्प का शुभ उद्घाटन करेगा। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव का जन्मभूमि में हम लोग के कल्चरल कॉम्प्लेक्स बनाया है, उनका शुभ उद्घाटन होगा। गुवाहाटी में 5,000 लोग इकट्ठा बैठ के अनुष्ठान देखने वाला एक आधुनिक ऑडिटोरियम निर्माण किया गया है, उसका भी गृह मंत्री जी शुभ उद्बोधन करेगा। गुवाहाटी का CCTV सर्विलेंस नेटवर्क का भी शुभ उद्बोधन करेगा। कमिश्नर पुलिस का नया कार्यालय भवन का भी शुभ उद्बोधन करेगा और कल शाम वो पुनः दिल्ली लौट के चला जाएगा।
और चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को सुनवाई केंद्र पर आने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही यदि सुनवाई की सूची में कोई बीमार व्यक्ति है तो उन्हें भी आने की जरूरत नहीं है। ऐसे में बीएलओ सहित सुनवाई कार्य से जुड़े आयोग के अधिकारी स्वयं बुजुर्गों के घर जाकर सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस रविवार से चुनाव आयोग के खिलाफ इस दावे के साथ मैदान में उतर गई है कि बुजुर्ग और बीमार नागरिकों को सुनवाई के नाम पर परेशान किया जा रहा है। वहीं तृणमूल की इस रणनीति की आलोचना करते हुए भाजपा का कहना है कि सत्ताधारी दल एसआईआर को लेकर लोगों को गुमराह करने के लिए ये सब बातें कह रहा है। बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को होने वाले 13वें जातीय संसद चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, अल्पसंख्यक सुरक्षा, पार्टी में एकजुटता और नाजुक राजनीतिक गठबंधनों के मुद्दे चुनाव से पहले के माहौल को तेजी से प्रभावित कर रहे हैं। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के नेताओं ने शनिवार को राजनीतिक पार्टियों से अपने चुनावी घोषणा पत्रों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा के मुद्दे को साफ तौर पर उठाने का आग्रह किया। ढाका में एक चर्चा के दौरान परिषद ने पिछले 11 महीनों में अल्पसंख्यकों पर कम से कम 2673 हमलों और 90 मौतों का जिक्र किया। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि राजनीति में धर्म के बढ़ते इस्तेमाल से सामाजिक एकता कमजोर हो सकती है और विश्वसनीय चुनाव खतरे में पड़ सकते हैं। साथ ही अंतरिम सरकार से मतदान के दिन और उससे पहले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान की वापसी के बाद राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं, जिसके बारे में पार्टी नेताओं का कहना है कि इससे कार्यकर्ताओं में जोश आया है और चुनाव को लेकर अनिश्चितता खत्म हुई है। बीएनपी नेताओं ने चुनाव के दौरान अशांति से बचने के लिए अनुशासन पर जोर दिया है। सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश में इस समय उभरते और स्थापित दोनों राजनीतिक गठबंधनों में तनाव बढ़ रहा है। नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी के भीतर महिला नेताओं के एक समूह ने जमाते इस्लामी के साथ चुनावी गठबंधन बनाने की कथित कोशिशों का खुले तौर पर विरोध किया है। उनका तर्क है कि ऐसी साझेदारी 1971 के स्वतंत्रता संग्राम और जुलाई के विद्रोह की भावना के खिलाफ होगी। लगभग 30 महिला नेताओं ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके पार्टी नेतृत्व से इस योजना को छोड़ने का आग्रह किया है। इस बीच व्यापक इस्लामी गठबंधन में भी दरारें सामने आ रही हैं, जहां छोटी पार्टियों ने जमात पर सीट बंटवारे की बातचीत में हावी होने और एनसीपी के साथ एक तरफा बातचीत करने का आरोप लगाया है। उपलब्ध 300 निर्वाचन क्षेत्रों की तुलना में सीटों की संयुक्त मांग कहीं अधिक होने के कारण कई गठबंधन सहयोगियों ने संकेत दिया है कि अगर बातचीत विफल रहती है तो वे स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे या एक अलग गुट बनाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि पार्टियां अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कैसे संबोधित करती हैं, आंतरिक असंतोष को कैसे संभालती हैं और गठबंधन की राजनीति को कैसे आगे बढ़ाती हैं। ये आने वाले महीनों में बांग्लादेश की चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और स्थिरता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगा। और आइए अब बात करते हैं वीबी जीराम जी की। कांग्रेस के पास ना नियत है ना नीति। वीबी जीराम जी को लेकर चल रहे विवाद पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के विवादित सवालों का जवाब तथ्यों के तीखे बाण से दिया है। उन्होंने शनिवार को कांग्रेस पर वीबी जीराम जी अधिनियम के तहत श्रमिकों की सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार और ग्राम पंचायतों की शक्तियों के बारे में गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने विपक्षी दल के आरोपों को बेबुनियाद और भ्रामक करार दिया। देखिए, ये पहले बनी नरेगा
और नरेगा के बाद जब चुनाव आया 2009 का, तो चुनावी लाभ के लिए महात्मा गांधी जी का नाम का उपयोग किया गया। इसके पहले कितनी योजनाएं महात्मा गांधी जी के नाम पर बनी, एक परिवार एक खानदान के नाम पर कितनी योजनाएं बनाई कांग्रेस और यूपीए की सरकारों ने। ये जो योजना बनी है विकसित भारत जी राम जी, इसमें गांधी जी का दर्शन है। भारतीय जनता पार्टी ने पंच निष्ठाओं में ही गांधी जी के सामाजिक आर्थिक दर्शन को स्वीकार किया है, स्थान दिया है पूरा। कांग्रेस तो गांधी जी के नाम पर केवल राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करती रही है। विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर राजस्थान में भी लोगों ने खुशी जाहिर की है। लोगों ने कहा है कि 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलने से काफी फायदा होगा। नरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किया गया, ये पूरे क्षेत्र में खुशी का विषय है, क्योंकि पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब वो 125 दिन का रोजगार मिलेगा। और इसके अंदर बजट बढ़ाकर जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर विकास की और नए आयाम स्थापित होंगे। ग्रामीण को 25 दिन का एक्स्ट्रा काम मिलेगा, जिसमें मजदूर लोगों को फायदा होगा। इसके साथ में देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। 100 दिनों की जगह 125 दिन का इस योजना से मजदूर वर्ग लोगों को फायदा होगा। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करते हैं। इससे क्षेत्र में श्रमिक वर्ग के लोगों को फायदा होगा और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। जो भी किसान परिवार से है या मजदूर वर्ग है, तो उनको समय पर रोजगार मिल सके और अतिरिक्त रोजगार मिल सके, ताकि उनका जो आजीविका चलाने का जो उसमें आसानी आ सके। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कानून में बदलाव करने से जो 2047 तक जो उनका विकसित भारत का जो लक्ष्य है, उसके अंदर इस कानून के बदलाव करने से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को पश्चिमी तट पर भारतीय नौसेना की अग्रिम पंक्ति की पनडुब्बी INS वागशीर पर सवार होकर समुद्री यात्रा की। मुर्मू पनडुब्बी पर सवार होकर यात्रा करने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति हैं। इससे पहले फरवरी 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने भारतीय नौसेना की पनडुब्बी से समुद्री यात्रा की थी। अधिकारियों ने बताया कि कर्नाटक के कारवार नौसैनिक अड्डे से कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी पर राष्ट्रपति मुर्मू के सवार होने के दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी उनके साथ मौजूद थे। P-75 स्कॉर्पियन परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी INS वागशीर को इस साल जनवरी में नौसेना में शामिल किया गया था। नौसेना अधिकारियों के मुताबिक ये दुनिया की सबसे शांत और बहुउद्देशीय डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में से एक है। इसे कई तरह के मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है, जिनमें सतह पर मौजूद दुश्मन से लड़ाई, पनडुब्बी रोधी अभियान, खुफिया जानकारी जुटाना, क्षेत्र की निगरानी और विशेष अभियान शामिल हैं। भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के दीर्घकालिक सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए कारवार नौसेना अड्डे को विकसित कर रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू आज पावन नगरी अयोध्या पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका भव्य और गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री एवं उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही तथा जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। अयोध्या आगमन के पश्चात मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सीधे श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 3.5 घंटे का समय व्यतीत किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर स्थित यज्ञशाला में चल रहे वैदिक अनुष्ठानों में सहभागिता की और विधि विधान के साथ भगवान श्री राम लला का दर्शन पूजन किया।
मुख्यमंत्री पूरे समय श्रद्धा और भक्ति में लीन दिखाई दिए। दर्शन पूजन के उपरांत मुख्यमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का गहन अवलोकन किया। उन्होंने मंदिर की भव्यता, अद्वितीय शिल्पकला और उत्कृष्ट वास्तुकला की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या आना उनके लिए एक अलौकिक और आध्यात्मिक अनुभूति है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर संपूर्ण राष्ट्र की आस्था और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व वे 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आए थे और आज पुनः दर्शन कर स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। I am very happy. I had a good darshan. I am thanking government of UP. You are seeing nowadays, UP is doing extremely well. This is need of the hour. If UP and Bihar will build, then only we can achieve Vikasit Bharat 2047. I am proud. Chief Minister of UP is doing extremely well. I congratulate him. Today I am seeing the temple. Now another 2 years time, this temple will be the benchmark in future for other temples. तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।